सुप्रभात मान्यवर। आज मैं आपको लेके चलूँगा नारकंडा। नारकंडा आपने मेरे वीडियो में बहुत बार सुना है। नारकंडा एक छोटा सा कस्बा है, वो मैं आज आपको दिखा देता हूँ। और काफ़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया है अब, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आने शुरू हुए हैं। और ये आप पीछे देखेंगे, ये नारकंडा के पास का जंगल है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ रहती है। मुझसे कई बार लोगों ने वीडियो में पूछा भी कि क्या नारकंडा में बर्फ़ मिलेगी। वो अब देखिए बहुत सारी बर्फ़ है वहाँ। डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्नो रहती है इस टाइम पे। नारकंडा के टूर के साथ साथ दरअसल मैं आपको एक ऐसे शख्स से भी मिलाने वाला हूँ जिन्होंने इस पूरे एरिया की तकदीर बदल के रख दी थी। दरअसल वो कोई एक हिंदुस्तानी नहीं थे, वो एक अंग्रेज़ थे, अमेरिकन, जो यहाँ पे कभी घूमने आए थे। और उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उस समय वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। ये ब्रिटिश टाइम की बात है। वो यहाँ पे घूमने आए थे तो उन्होंने एक चीज़ देखा कि ये जो एरिया है यहाँ पे तो जो जलवायु है वो ठीक वैसी ही है जैसे कि एक सेब के बगीचे के लिए ज़रूरी होती है। क्योंकि अमेरिका में सेब होते थे तो उनको ये मालूम था कि अगर इस जगह पे सेब लगाया जाए तो ये यहाँ के लोगों की तकदीर बदल सकता है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो वापस यूएस गए और उसके बाद उन्होंने वहाँ से सेब के कुछ पौधे लेके आए और गांव वालों में वितरित किए। देखते ही देखते गांव के लोगों में आपस में, क्योंकि प्रेम बहुत ज़्यादा था, तो गांव के लोगों ने एक दूसरे में पौधे बांटे। यहाँ पे फलों का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। लगभग 4400 करोड़ रुपए की ये फ्रूट इंडस्ट्री है यहाँ पे, जिसमें से सबसे टॉप में है सेब। सेब ने, सच बात तो ये है कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी ही बदल दी है। आज की डेट में सेब की वजह से हिमाचल प्रदेश के कुछ गांव, खास करके डिस्ट्रिक्ट शिमला के कुछ गांव, एशिया के सबसे अमीर गांवों में से एक गिने जाते हैं। तो वो कौन थे वो शख्स जो हिमाचल के लिए सेब लेके आए? आज मैं उनको आपसे मिलाऊंगा। कहाँ से आप? मैं बिलासपुर से हूँ। बिलासपुर से। ये है नारकंडा की मार्केट और शिमला यहाँ से है 64 किलोमीटर, अम्बाला 209 किलोमीटर। यहाँ पे आपको होटल्स और होम स्टेज, रेस्टोरेंट, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। भारत और भारतीयों के प्रति स्नेह, उनके हितों की रक्षा व उनके अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष ही मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है, जिसके लिए मैं मरते दम तक प्रयत्नशील रहूंगा। सत्यानंद स्टोक्स।
ये कहानी है एक अमेरिकन की जो 22 वर्ष की उम्र में भारत आए थे। उनका नाम था सैमुअल इवन स्टोक्स। उनके पिता अमेरिका में एक सफल व्यापारी थे जो अमेरिका की पहली एलिवेटर बनाने वाली कंपनी स्टोक्स एंड पैरिश मशीन कंपनी के मालिक थे। सैमुअल इवन स्टोक्स की पारिवारिक व्यापार में कोई रुचि नहीं थी, इसीलिए वो शांति की तलाश में 1904 में भारत आए। भारतीयों का उनके प्रति व्यवहार उनको हमेशा के लिए भारत से बांधने वाला था। वो अमेरिका से घूमने आए थे। उन्होंने अपनी माँ के लिए ये पत्र लिखा था और बड़ा भावुक कर देने वाला पत्र है। उनको यहाँ पे प्यार मिला और उन्होंने जो हमारे स्टेट को दिया है वो शायद ही कोई इंसान या कोई विदेशी दे पाए। शायद अगर वो ना होते तो हमें जो सेब है वो नहीं मिलता और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन शायद इतनी अच्छी नहीं होती। मुझे लगता है कि सैमुअल इवन स्टोक्स शायद पहले ऐसे विदेशी हैं जिनकी मूर्ति भारत के किसी राज्य में लगाई गई है। लोगों ने इनको यहाँ पे भगवान का दर्जा दिया। यहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े शांत स्वभाव के हैं। इन्होंने यहाँ पे बसने का फ़ैसला लिया। उसके बाद यहाँ की एक लोकल महिला थी, उनसे इन्होंने शादी रचाई जिनका नाम श्रीमती प्रिया देवी था। तो आज भी इनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पे रहते हैं। सैमुअल इवन स्टोक्स थे, वो हिमाचल प्रदेश में इतने बस गए कि वो उनकी जो वेशभूषा थी वो भी हिमाचलियों जैसी थी। और उसके बाद उन्होंने फाइनली अपना नाम बदला और सैमुअल इवन स्टोक्स से वो बन गए सत्यानंद स्टोक्स। सत्यानंद स्टोक्स को हिमाचल के पहाड़ों व वहाँ के लोगों से बेहद लगाव था। ब्रिटानिया हुकूमत जब भी गांव के लोगों से ज्यादती करती थी, सत्यानंद स्टोक्स ब्रिटानिया हुकूमत से बढ़ जाते थे। 1921 में सत्यानंद स्टोक्स ने लोगों से ब्रिटानिया हुकूमत में नौकरी ना करने का आह्वान किया, जिसके लिए ब्रिटानिया सरकार ने उन्हें ब्रिटानिया सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए जेल में डाल दिया। उसके बाद सत्यानंद स्टोक्स पूरी तरह से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। उन्होंने लाला लाजपत राय के साथ पंजाब का प्रतिनिधित्व किया था। 22 साल की उम्र में वो भारत में सुबातू नाम की जगह है हिमाचल प्रदेश में, सबसे पहली बार वहाँ पे आए 1904 में। लेकिन उनको हिमाचल प्रदेश इतना भाया कि वो वापस नहीं गए। उनके पिताजी उनको वापस बुलाते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो प्यार मुझे हिमाचल के लोगों ने दिया है, भारत के लोगों ने दिया है, वो मुझे अमेरिका में नहीं मिल सकता। मैं शायद ही अमेरिका वापस आ पाऊँ। कुर्ते पजामे, यहाँ की जो टोपी और यहाँ का ऊन का जैकेट वो हमेशा पहनते थे। उसके बाद उन्होंने ध्यान दिया यहाँ की बच्चों की पढ़ाई पे। वो खेतों में जाके बच्चों को पढ़ाते थे, क्योंकि इस एरिया में उस समय कहते हैं कि स्कूल नहीं हुआ करते थे। तो वो खेतों में जाके लोगों के बच्चों को बुलाते थे और उनको वहाँ पे पढ़ाते थे। आप एक समझ सकते हैं कि एक अमेरिकन अपना सब कुछ छोड़ के भारत में बसता है और यहाँ के लोगों की मदद करता है। यहाँ के लोगों के लिए आर्थिक रूप से उन्होंने जो किया वो शायद ही कोई दूसरा कर पाए। सत्यानंद स्टोक्स ने हिमाचल के लोगों के लिए जो सेब के रूप में उपहार दिया है, उसको यहाँ की कई जनरेशन्स कभी नहीं भूल पाएंगी। सत्यानंद स्टोक्स ने अपना पूरा जीवन हिमाचल के पहाड़ों में बिताया और भारत की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। सत्यानंद स्टोक्स की जीवनी पर एक किताब के अनुसार गांधी जी को जब पता चला कि एक अमेरिकन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कूद गया है, तो उन्होंने कहा था, ये गोरा भारत को एक दिन एक नया सवेरा देगा। सत्यानंद स्टोक्स अपनी आंखों से तो आज़ाद भारत की सुबह नहीं देख पाए, लेकिन भारतवासियों को आज़ादी के साथ साथ तरक्की का सवेरा दिखा गए। आज़ादी से लगभग 1.25 साल पहले 14 मई 1946 को
सत्यानंद स्टोक्स ने कोटगढ़ हिमाचल प्रदेश में आखिरी सांस ली। ये नारकंडा का बस स्टैंड है। यहाँ पे छोटा सा कस्बा है, काफ़ी सारे होटल्स होम स्टेज हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे किसी ज़माने में हॉस्पिटल हुआ करता था, अब ये बंद है। और यहाँ पे कोई दूसरे डिपार्टमेंट्स जैसे पीडब्ल्यूडी वगैरह आ गए हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मौसम ख़राब हो गया है। नारकंडा में एक्चुअली मौसम जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और स्नोफॉल शुरू हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे धूप हो रही थी, लेकिन अभी स्नोफॉल शुरू हो गया है। और क्योंकि स्नोफॉल में मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो अगर थोड़े भी स्नोफॉल हुआ तो फिसलन हो जाएगी, क्योंकि ये जो एरिया है ये फिसलन वाला है, तो गाड़ी चलाने में मुझे दिक्कत हो सकती है। और मुझे लगता है कि आज अच्छा खासा स्नोफॉल होगा एक बार फिर से नारकंडा में। टेम्परेचर यहाँ पे माइनस में है इस समय। मेरे हाथ लाल हो गए हैं पूरी तरह से, ऊपर से इतना मस्त स्नोफॉल। बाहर स्नोफॉल हो रहा है और मैं अंदर अपनी राम प्यारी में हीटर चला के बैठा हूँ। सच बात तो ये है कि नेचर का ये नज़ारा बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। आज दिन में धूप हो रही थी और ऐसा कोई वेदर फोरकास्ट में भी नहीं था कि आज स्नोफॉल होगा, लेकिन स्नोफॉल हो रहा है। मैं हालांकि जल्दी घर जाना चाहता था, लेकिन स्नोफॉल को देख के रुक गया। अब यहाँ पे बर्फ़ रोड पे काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लगभग आधा इंच या 1 इंच होगी।
रास्ते में एक जगह है जहाँ पे अप्रैल एंड तक, कई बार मई में भी यहाँ पे आपको बर्फ़ मिलेगी। ये आपको जगह मैं दिखा देता हूँ। मुझे लगा क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोग अप्रैल में आएँ, हो सकता है आप में से कई लोग मई में आएँ, तो ये जगह है। इस जगह का नाम है दरअसल बतनाल नारकंडा से लगभग 4-5 किलोमीटर आगे है। और क्योंकि यहाँ पे ऊपर से जो पहाड़ है, यहाँ से ग्लेशियर निकल के आते हैं और ये बर्फ़ एक जगह पे यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है नीचे। ये जो पोर्शन है पूरा पीछे, कई बार मैं मई में आता था छुट्टियों में, तो यहाँ पे हमें बर्फ़ मिलती थी। तो अगर कोई बर्फ़ देखने के शौकीन हो तो इस जगह का नाम है बतनाल। नारकंडा से ये नारकंडा थानाधार रोड पे है। अब नारकंडा कहाँ पे है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं। तो भैया नारकंडा शिमला से 65 किलोमीटर्स नेशनल हाईवे 05 पे है, जो कि तिब्बत की तरफ जाता है। तो आपको आगे आना है उसमें। काफ़ी अच्छी जगह है ये, सुंदर जगह है। यहाँ पे अनएक्सप्लोर्ड जगह है। ये बसेस शुरू हो गई हैं लेकिन बड़ी धीरे से चल रही हैं। बड़े केयरफुल तरीके से बस को चलाना पड़ता है। सामने से कोई कार आ गई। अब तो स्नोफॉल कुछ ज़्यादा होना शुरू हो गया। मैं बार बार रुक रहा हूँ लेकिन क्या करूँ यार, नज़ारा ही ऐसा है। घर जाने का मन नहीं कर रहा। ये अब आगे कारें फंस गई हैं। ये बर्फ़ की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कारें इस तरह से फंस जाती हैं। ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब आगे कोई कार फंस गई है और बाकी सारी कारें लाइन में हो गई। क्या हो गया? वो ड्राइवर, एक पीछे बस आ रही है छोटी ट्रैवलर, वो घबरा रहा है कि कहीं फिसल ना जाए। अब मेरे हाथ जमने शुरू हो गए। ये ट्रैवलर बड़ी मुश्किल से जा रही है। हो सकता है ये इस सीज़न की आखिरी बर्फ़बारी हो। जितना अच्छा ये मौसम देखने में लगता है उतना ही फ़ायदेमंद ये हम लोगों के लिए होता है, ख़ास करके जो हम हिमाचल से हैं, जिनके सेब के बाग हैं। जितना ज़्यादा स्नोफॉल होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी फसल होगी। तो हम उम्मीद करते हैं हर बार कि अच्छा स्नोफॉल हो।